हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक यू आर ऑल वेल। और हम लोग स्टार्टअप करते हैं बेटा पढ़ना। और आज का जो टॉपिक है हमारा मैक्सवेल की समीकरणें। ठीक है, मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैंने उस दिन आपको डिस्प्लेसमेंट करंट इस चैप्टर की हेडिंग पढ़ाई थी। एक वीडियो मैंने डिस्प्लेसमेंट करंट का जाना था, विस्थापन धारा का। ठीक है, तो आप उस डिस्प्लेसमेंट करंट जैसे हेडिंग को एक बार आप फिर से पढ़ लें वीडियो पर जा कर के। बहुत बेसिक बातें हैं उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो उसके बाद तब आप इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, बहरहाल मैं मैक्सवेल समीकरणें बताने चल रहा हूं। बहुत ज़रूरी है मैक्सवेल समीकरणें देखने। मैंने लगभग बातें उस दिन क्या बोलते हैं, जो इसमें आपको ऐसी कोई बात जो नई मिलेगी वो मैक्सवेल समीकरणों में मैंने उसको विस्थापन धारा में प्रूफ करा दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट में। उसके अलावा बाकी जो कुछ भी इसमें मिलेगा वो आप पढ़े हैं। ठीक है, अदर पहले की क्लास में जो 11th क्लास के शुरुआती वीडियोस होते हैं, 12th क्लास के शुरुआती वीडियोस होते हैं। अब आइए शुरुआत करते हैं बेटा हम लोग मैक्सवेल समीकरणें, मैक्सवेल इक्वेशंस, मैक्सवेल की समीकरण, मैक्सवेल की समीकरणें। ठीक है ना, मैक्सवेल इक्वेशंस, इक्वेशन। सो नाउ सी मैक्सवेल्स इक्वेशन व्हाट इज। तो आपको एक चीज बताऊं कि मैक्सवेल ने विद्युत और चुंबकत्व के आधारभूत नियमों को मिला करके, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के आधारभूत नियमों को मिला करके विद्युत चुंबकीय तरंगों के नियमों को गणितीय रूप में स्थापित किया, मैथमेटिकल व्यू में स्थापित किया। तो जब उन्होंने विद्युतीय समीकरण, जो विद्युत क्षेत्र के समीकरण है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो इक्वेशंस थे और मैग्नेटिक फील्ड्स के जो इक्वेशंस थे या मैग्नेटिज्म के जो इक्वेशंस थे, जब इनको मिला करके उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की इक्वेशंस को स्थापित किया, तो उन समीकरण को ही बेटा मैक्सवेल की समीकरणें बोलते हैं। ठीक है, मैक्सवेल्स इक्वेशन बोलते हैं। अब इन मैक्सवेल इक्वेशंस कितने होती हैं, जितनी भी होती हैं मैं आपके सामने लिख रहा हूं। सबसे पहले मैक्सवेल की इक्वेशन में एक चीज, सबसे बड़ी बात क्या चीज है, उन्होंने जो अपनी समीकरणें बनाई विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के विद्युत और चुंबकत्व से रिलेटेड इक्वेशंस को मिला करके जो उन्होंने इक्वेशन बनाया बेटा, उस इक्वेशन को मैक्सवेल समीकरण कहते हैं। कहीं ना कहीं उसी के बेस पर इन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पहली बार प्रेडिक्शन किया, भविष्यवाणी की। इनके समीकरणों को मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहला समीकरण है इनका विद्युत का गॉस का नियम। ठीक है ना, विद्युत का गॉस का नियम, विद्युत का गॉस का नियम। विद्युत का जो गॉस का नियम है ये बहुत जरूरी है आपका, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत जरूरी है कि आप गॉस वाला चैप्टर इससे पहले पढ़े हो। ठीक है ना, इससे पहले आप गॉस का चैप्टर पढ़े हो। तो बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए ये कोई एक आवेश है, चार्ज है, ये गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध है। कौन से पृष्ठ से परिबद्ध है बेटा? गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध है, गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध है। तो क्या कहते हैं, किसी गॉसियन पृष्ठ से, किसी गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध क्या कह रहा है, किसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई। ठीक है बेटा, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई, गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध संपूर्ण आवेश एवं निर्वात की वैद्युतशीलता की निष्पत्ति के बराबर होता है। ठीक है ना, इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध संपूर्ण आवेश एवं निर्वात की वैद्युतशीलता की निष्पत्ति के बराबर होता है। ठीक है, हम चाहें तो फाई ई को लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो ये तो किसी छोटे से भाग से गुजरने वाला ये डी ए वेक्टर इस पूरी एरिया का,
इस पूरे पृष्ठ का एक छोटा सा भाग है, तरबूज हो, तरबूज का एक छोटा सा हिस्सा काट लीजिए, वो एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स जो है इतना है। लेकिन हमको तो पूरे एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए, तो इंटीग्रेशन कर दो, वो भी होल इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो आपको संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा, जिसका मान Q/ε0 होगा। इसे मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय समीकरण संबंधी प्रथम समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। ये मैक्सवेल का प्रथम समीकरण है बेटा। और आपको बता दें कि ये समीकरण स्थिर आवेश और गतिमान आवेश दोनों आवेशों के लिए सत्य है, स्थिर आवेश के लिए भी और गतिमान आवेश के लिए भी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बेटा मैक्सवेल का दूसरा समीकरण, जिसको बोलते हैं चुंबकत्व का गॉस का नियम। चुंबकत्व का गॉस का नियम, चुंबकत्व का गॉस का नियम। इसके बारे में अगर बात करें बेटा, चुंबकत्व के गॉस के नियम के बारे में, तो क्या कहते हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स, मान लीजिए इसके अंदर कोई चुंबक रखा हुआ है जो नॉर्थ है और ये क्या है बेटा, साउथ है। किसी बंद पृष्ठ से बद्ध संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स, इससे बद्ध संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स बी वेक्टर डॉट डीए वेक्टर का होल इंटीग्रेशन। डीए तो इसका छोटा सा एरिया है बेटा, डीए तो छोटा सा एरिया है, लेकिन पूरा एरिया चाहिए, तो डीए डॉट बी वेक्टर का होल इंटीग्रेशन। उन्होंने कहा कि बद्ध संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। बद्ध संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स कितना होता है, शून्य होता है। ये मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण है। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ द मैक्सवेल। ये क्या दिखाता है कि प्रकृति में स्वतंत्र चुंबकों के ध्रुव का कोई क्या नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ये चीज को शो करता है कि स्वतंत्र ध्रुव का चुंबक के कोई क्या नहीं है, अस्तित्व नहीं है। समझ सके इस चीज को, स्वतंत्र ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि संपूर्णता जो है वो पूरे चुंबक से है, नॉर्थ और किससे, साउथ से है, ठीक है। अब हम लोग मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन देखेंगे बेटा। जो मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का आप लोग सोच रहे होंगे मैं खा क्या रहा हूं। एक्चुअली मैं चला आया पढ़ाने, कुछ बन गया, सो दैट वी हैव टेक। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम, ध्यान दें, ये आप लोग पढ़े हैं। क्या कहते हैं इसके बारे में, बहुत सिंपल सी चीज है। क्या कि मान लीजिए ये कोई बंद परिपथ है, इससे गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, इससे गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, आई एम सॉरी, इससे गुजरने, क्या कह रहे हैं, ये इससे वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है बेटा, ये बंद परिपथ है, इससे क्या गुजर रहा है, फ्लक्स। क्या कहते हैं, इस बंद कुंडली में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर की क्या होता है, बराबर होता है। ये आप लोग जानते हैं, विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। आप इसको चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है तो फाई बी लिख सकते हैं, या चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डी फाई बी बटे डी टी। अब आपसे हम एक चीज और कहना चाहेंगे इसमें, क्या कहना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए ये कोई परिपथ है, आप गोल परिपथ ना समझ पाए तो ऐसे लंबा परिपथ ले लें, एक पॉजिटिव एक निगेटिव सेल से जोड़ने के बाद, ये आपको पता है, ये आपको पता होना भी चाहिए, एक पॉजिटिव और एक क्या, नेगेटिव। मान लें कि ये इतनी लंबाई डीएल है, इतनी लंबाई क्या है बेटा, डीएल है,
और आपको पता है वैद्युत क्षेत्र प्लस से किसकी ओर, माइनस की ओर। तो अगर यहां वैद्युत क्षेत्र, अगर मान लीजिए यहां पर वैद्युत क्षेत्र, इसके बीच में ई वेक्टर है, तार के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है ना। तो यहां पर कुछ ना कुछ विभवांतर भी होगा, यहां पर कुछ ना कुछ क्या भी होगा, विभवांतर भी होगा, यानी इन दोनों के बीच कोई ना कोई विद्युत वाहक बल भी होगा। तो आपको पता है V बराबर, या फिर आपको पता है E बराबर होता है V बाई क्या, D। लेकिन E हमारा ये विद्युत वाहक बल है तो इसको E कह देते हैं। V हमारा कौन है, तो ये E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसको E रखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। V बराबर हमारा इसके बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल है तो इसको E से दिखाएंगे। और ये D इनके बीच की दूरी है, इनके बीच की दूरी तो यहाँ पर हम D से नहीं दिखाएंगे बल्कि DL से दिखाएंगे। अरे आमतौर पे हम लोग ऐसे ही तो दिखाते हैं बेटा कि ये V है और ये D है और ये उत्पन्न E है इसके बीच, प्लेटों के बीच। तो E बराबर V बाई D लिखते हैं, तो D बराबर हमारा ये DL है और V हमारा विद्युत वाहक बल है और E वैद्युत क्षेत्र इन दोनों के बीच। तो हम यहाँ से E बराबर क्या देख सकते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं E बराबर E वेक्टर डॉट क्या बेटा, DL देख सकते हैं, है ना। और DL के ऊपर ही हम क्या लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे। तो बहुत आसानी से यहाँ रख दीजिए E वेक्टर और डॉट क्या, DL लगा दीजिए। और पूरे परिपथ का विद्युत वाहक बल, चूंकि विद्युत वाहक बल वो भी पूरे परिपथ का, हमने तो ये छोटे से खंड के लिए, ऐसे यहाँ पर छोटा खंड ले लीजिए, छोटा खंड ये हो गया ना, इस छोटे से खंड के लिए है बेटा, ठीक है। E वेक्टर डॉट क्या, DL पूरे अगर ये तो छोटे खंड के लिए है DL, अगर पूरे परिपथ का निकालना है विद्युत वाहक बल, ये देखो ये पूरे परिपथ का विद्युत वाहक बल है। तो इंटीग्रेशन E DL वेक्टर बराबर आ गया माइनस d फाई अपान क्या, dt। आप देख लीजिए वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है, ये चीज सामने आ गई। क्या चीज, ये देखो ये बदलता हुआ फ्लक्स है, बदलता हुआ फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स बदलता हुआ। तो बदलता हुआ चुंबकीय फ्लक्स मतलब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। देख लीजिए वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। अब देखिए बेटा आखिरी मैक्सवेल का समीकरण वही है, एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम। फोर्थ, एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम, एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम। ये तो वेरी सिंपल है, आप जानते हैं। अगर ये तार है, इसमें धारा बह रही है, ठीक है, और इसके चारों ओर ये घेर दिया मैंने, ठीक है। तो आपको पता है क्या चीज, बहुत अच्छे से जानकारी है कि किसी बंद परिपथ, ये बंद पथ है ना बेटा, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश क्या, चुंबकीय क्षेत्र। आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र कहां की ओर होगा, अंदर की ओर। अगर ये गोल सा वृत्त है, ये धारा ऊपर जा रही है तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र पता करना है, ऐसे कर दिए, यहां पर पता करना है ऐसे। धारा ऊपर, अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें, यहां की ओर संकेत कर रही है, इसकी ओर संकेत कर, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। तो क्या कहते हैं, यहां मान लो छोटी सी लंबाई कितनी है, DL वेक्टर है। अब ये सब पढ़ाया जा चुका है आपको, आपको याद होना चाहिए कॉन्सेप्चुअल तरीके से। ये बातें तभी आपको साथ देंगी जब आपके कॉन्सेप्ट में होगा कि बंद परिपथ है, बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, वही जो धागा लपेटोगे गोल सा ना, उसी धागा का जो चूड़ी होगा उसी ये इसी के अनुदिश, ये जो ऐसे है ना, इसी के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन। तो B वेक्टर डॉट DL का रेखीय क्या, समाकलन उस पथ द्वारा, उस परिपथ द्वारा बद्ध संपूर्ण धारा, बद्ध संपूर्ण धारा का कितना गुना होता है, μ0 गुना होता है। ये आपको पता होना चाहिए। और संपूर्ण धारा का मतलब दोनों धारा, चालन धारा और प्लस कौन सी धारा, विस्थापन धारा। ये हो गया एम्पियर का परिपथीय नियम। तो ये एम्पियर, ये तो वही हो गया। अब इस तरीके से हमने आपको 4 रूल्स बताए बेटा, 4 रूल्स बताए, जहां ID बराबर आपको पहले से पता है, ID बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन 0 डॉट d फाई बाई क्या होता है, dt होता है, ठीक है। ये d फाई E होता है वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र परिवर्तनशील वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या उत्पन्न होती है, विस्थापन धारा। परिवर्तनशील वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या उत्पन्न होती है, विस्थापन धारा। तो ये सब चीजें हो गई। इस तरीके से आपने मैक्सवेल की कितनी समीकरणें देख ली,
4 समीकरणें देख ली। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट टॉपिक में इस चैप्टर के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, मतलब आप कह सकते हैं कि उसको पढ़ने के बाद आप 12वीं के स्तर तक कम से कम नीट, AIEEE, PMT, CPMT इन सब का एग्जाम देने के लिए आप काफी हद तक आप ट्रेंड हो जाएंगे उस हेडिंग को पढ़ने के बाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।